बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं वाजिद अली कंबो, आपका केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट, सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 10 और आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय मोलेकुलर रिएक्शन, जैसे हम SN2 रिएक्शन कहते हैं। स्टूडेंट, अल्काइल हैलाइड इसके जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस और बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस, ये दो रिएक्शन जो है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं ना, तो ये जो दोनों रिएक्शन जो फर्दर SN1 और SN2 में और E1 और E2 में हम डिवाइड करते हैं, इनमें एक ना एक लाजमी लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज के इस लेक्चर में मैं आपके साथ SN2 रिएक्शन ये डिस्कस करूंगा। तो ये हम आगाज करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय मोलेकुलर, या हम इसे कहते हैं SN2 रिएक्शंस। बड़ी डिटेल से मैं आपके साथ चीजें डिस्कस करूंगा और आपको आसानी के साथ चीजें कंपेयर करके आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। माय डियर स्टूडेंट, पहले ना आप इस ये SN2 रिएक्शन है इसके मैकेनिज्म की डेफिनेशन से है। क्या है? द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, आई मीन SN मीन न्यूक्लियोफिलिक, N के लिए, सब्स्टिट्यूशन S के लिए। तो द SN रिएक्शन, आई मीन द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म, ये मैकेनिज्म की डेफिनेशन है, इन विच द ब्रेकिंग ऑफ CX बॉन्ड, कार्बन हेलोजन बॉन्ड की ब्रेकिंग एंड द फॉर्मेशन ऑफ CNU बॉन्ड, दो काम हो रहे हैं। CX बॉन्ड इसका ब्रेक होना और CNU बॉन्ड का बनना अक्कर साइमल्टेनियसली, एक ही वक्त में ये दोनों काम होते हैं। दोनों काम एक ही वक्त में होते हैं साइमल्टेनियसली इन वन स्टेप, इज कॉल्ड SN2 रिएक्शन। दोबारा देखना, दो काम हो रहे हैं, CX बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, CNU बॉन्ड बन रहा है। अगर ये फॉर्मेशन और ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स एक ही वक्त में एक स्टेप में हो तो SN2 रिएक्शन। लेकिन अगर पहले स्टेप में CX बॉन्ड ब्रेक हो, अगले स्टेप में CNU बॉन्ड बने, यानी ये काम दो स्टेप्स में हो, तो फिर उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे SN1। जी स्टूडेंट, अब अगर आप इसी का रिएक्शन का जो है एग्जांपल उसकी तरफ आए, तो मेरे पास ये एक अल्काइल हैलाइड है। दिस वन इज क्लोरोमीथेन। क्लोरोमीथेन, क्लोरो और ये मीथेन, इसका मैं एक्वस KOH से, एंड यू नो KOH इज अ बेस, तो मैं एक्वस बेस से रिएक्शन करवाता हूं। स्टूडेंट, मेरे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो है CH3OH प्लस हमारे पास आएगा KCl। अब जरा गौर से देखना, हुआ क्या? हुआ इसमें ये कि ये जो क्लोरोमीथेन में ये जो क्लोरो है, क्लोरीन है, ये यहां से निकल गया और इसकी जगह पे OH आ गया। जब OH इधर आएगा तो ये OH नेगेटिव की फॉर्म में, और जब Cl यहां से निकलेगा तो Cl नेगेटिव की फॉर्म। मैंने आपसे कहा था कि वो स्पीशीज जिस पर नेगेटिव चार्ज हो दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल। तो इसमें क्या हुआ कि ये जो आपके पास अल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल था, इसमें एक न्यूक्लियोफाइल गया, दूसरा न्यूक्लियोफाइल उसकी जगह पे आया। जब एक न्यूक्लियोफाइल को दूसरा न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस करे दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और इस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के नतीजे में जो आपके पास क्लोरोमीथेन था, जो अल्काइल हैलाइड था, ये अल्कोहल में कन्वर्ट हुआ, एंड दिस अल्कोहल इज मेथानोल। ये मेथानोल में, और याद रखना इसमें आपके पास एक्वस KOH यूज हो रहा है। एक्वस, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। माय डियर स्टूडेंट, ये वो रिएक्शन है जिसे हम SN2 रिएक्शन कहते हैं। ये वो रिएक्शन है जिसका मैकेनिज्म हम स्टडी करने जा रहे हैं। रिएक्शन का मैकेनिज्म मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। माय डियर स्टूडेंट, याद रखना कि ये जो SN2 रिएक्शन है, इसका मैकेनिज्म 1937 में दो साइंटिस्ट ह्यूज और इनगोल्ड, उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था। तो
अब हम इस मैकेनिज्म को डिटेल से डिस्कस करते हैं। पहले हमारी बुक में जो लिखा हुआ है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। माय डियर स्टूडेंट, ये मेरे पास क्लोरोमीथेन है, ये वाला, एंड दिस क्लोरोमीथेन इज अ सबस्ट्रेट हियर। ये यहां पे क्या है? ये सबस्ट्रेट है। तो दिस वन इज सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट, इसमें ये जो क्लोरीन है इस पर पार्शियल नेगेटिव है, ये जो कार्बन है इस पे पार्शियल पॉजिटिव है। वो कार्बन जिस पे पार्शियल पॉजिटिव है ना, दिस कार्बन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन। ये इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है। और ये जो क्लोरीन है, क्लोरीन इस सबस्ट्रेट को छोड़ देगा। दिस क्लोरीन इज लीविंग ग्रुप, इट विल डिपार्ट द सबस्ट्रेट, ये सबस्ट्रेट को छोड़ जाएगा। सो दिस वन इज लीविंग ग्रुप, Lg। दोबारा देखें, मेरे पास ये जो अल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल है, देन दिस वन इज द क्लोरोमीथेन। इस क्लोरोमीथेन में दिस कार्बन इज इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन एंड दिस क्लोरीन, दिस वन इज द लीविंग ग्रुप। और ये पूरे का पूरा क्या कहलाएगा? दिस वन इज द सबस्ट्रेट। और ये मेरे पास है न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल। OH नेगेटिव इज द न्यूक्लियोफाइल। अब होता क्या है, ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये इस पे अटैक करेगा। अटैक से मुराद है ये OH नेगेटिव इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन से बॉन्ड बनाएगा। ये OH नेगेटिव, ये जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, और ये जो क्लोराइड है दिस वन इज अ वीक न्यूक्लियोफाइल। तो जब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल अपने आप को इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, ये वीक न्यूक्लियोफाइल मॉलिक्यूल से निकल जाएगा बतौर लीविंग ग्रुप। यूं आपके पास ये क्लोरोमीथेन, क्लोरीन की जगह पे OH, और आपके पास क्या बन गया? मेथनॉल। अब ये रिएक्शन जो है ये एक ही स्टेप में मुकम्मल होता है। इसके दौरान एक ट्रांजिशन स्टेट इंवॉल्व है, ट्रांजिशन स्टेट। अब उस ट्रांजिशन स्टेट में क्या होता है स्टूडेंट? उस ट्रांजिशन स्टेट में आपके पास ये कार्बन, कौन सा? ये इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन, ये दो हाइड्रोजन, ये दो, एक हाइड्रोजन ये आ गया। इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन थे, CH3 मिथाइल था। अब इसमें क्या हो रहा है स्टूडेंट? इसमें ये हो रहा है, ये ट्रांजिशन स्टेट की बात कर रहा हूं। ट्रांजिशन स्टेट में जो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड है ये ब्रेक हो रहा है, और जो कार्बन OH बॉन्ड है ये इसकी फॉर्मेशन हो रही है। ये जो मैंने लिखी ना, दिस वन इज ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट गो के ये एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है, ये एक ही स्टेप में रिएक्शन मुकम्मल होता है। लेकिन उस स्टेप के दौरान आप जानते हैं कि ट्रांजिशन स्टेट जरूर आती है। ये जो ट्रांजिशन स्टेट है इसमें ये मैं जो बातें बता रहा हूं ये बुनियादी बातें। माय डियर स्टूडेंट, इस ट्रांजिशन स्टेट में ये जो कार्बन है ना, ये कार्बन क्लोरीन बॉन्ड, कार्बन OH बॉन्ड, ये दोनों ये पार्शली ब्रेक हो रहा है, इसकी पार्शली फॉर्मेशन हो रही है। अब ये जो कार्बन था ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये जो कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अब होगा ये कि जब ये बॉन्ड मुकम्मल ब्रेक हो जाएगा, ये बॉन्ड मुकम्मल फॉर्मेशन हो जाएगी, ये तीनों हाइड्रोजन जो पहले इधर थे अब ये दूसरी तरफ चले गए, और अब ये बॉन्ड आपके पास बन गया, कार्बन OH बॉन्ड बन गया, और कार्बन क्लोरीन बॉन्ड, ये क्लोरीन क्लोराइड आयन बनकर सेपरेट हो गया। दिस वन इज द प्रोडक्ट, ये आपके पास प्रोडक्ट बना, एंड दिस प्रोडक्ट इज मेथनॉल। दिस वन इज मेथनॉल, मिथाइल अल्कोहल। मैं स्टूडेंट ना ये जो आपको समझाया हमारी टेक्स्ट, मैं इसको मजीद डिटेल के साथ बातें कुछ आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। माय डियर स्टूडेंट जरा गौर से देखें, ये मेरे पास क्लोरोमीथेन का मॉलिक्यूल है। अब इस मॉलिक्यूल में खास बात क्या है? इस मॉलिक्यूल में खास बात है कि ये जो कार्बन है ना ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और आप जानते हैं कि जब कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा तो आपके पास जो मोलेकुलर स्ट्रक्चर होगा वो टेट्राहेड्रल होगा। इसका मतलब है किसी भी दो हाइड्रोजन का, ये जो हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है ये एंगल 109.5 डिग्री का है। ये आपके पास एक टेट्राहेड्रल क्लोरोमीथेन मॉलिक्यूल आ गया। इसमें
कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। ये बातें आपने ज़हन में बिठानी। माय डियर स्टूडेंट, अब इस पर ये न्यूक्लियोफाइल OH नेगेटिव ये कहां से आया? ये जब आपने KOH उसका एक्वस सॉल्यूशन लिया तो आपके पास ये OH नेगेटिव आया, एंड दिस OH नेगेटिव, दिस वन इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। अब ये न्यूक्लियोफाइल इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन इसके साथ बॉन्ड बनाना चाहता है। यहां पे प्रॉब्लम क्या आएगा स्टूडेंट? प्रॉब्लम यहां पे 3 है। पहला प्रॉब्लम ये है, ये कार्बन इसने ऑलरेडी 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं, ये 5वां बॉन्ड कैसे बताएगा? दूसरी बात, ये जो कार्बन है इस पर ये जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, यानी इस कार्बन का जो इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और उसके लिए लाजमी है कि इस कार्बन के साथ ऐसे ग्रुप्स लगे हों जो इसको इलेक्ट्रॉन देना बल्कि इसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करें। इसका मतलब है कि अगर इस कार्बन के साथ, जिसमें इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन कह रहा हूं, अगर इसके साथ अल्काइल ग्रुप्स अटैच होंगे तो वो अल्काइल ग्रुप क्या करेंगे? वो इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन देंगे और यूं इसका इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर वीक करेंगे, जिसकी वजह से इस पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक मुश्किल हो जाएगा। यही वजह है कि अब हमने यहां पे इस कार्बन के साथ तीनों हाइड्रोजन हैं जो इसके इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर को इनहेंस करते हैं, डिक्रीज नहीं करते। और फिर एक और भी प्रॉब्लम है, यहां जो स्ट्रक्चर आया वो टेट्राहेड्रल है। अब ये जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है जिसमें एंगल वालों 9.5 डिग्री का है, ये स्ट्रक्चर न्यूक्लियोफिलिक अटैक उसके रास्ते में रुकावट पैदा करता है, जिसे हम कहते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। ये जो न्यूक्लियोफाइल अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, इसको यहां स्पेस नहीं मिल रही कि ये जाके इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर अटैक कर सके। अब फिर इसमें चेंज क्या आती है? ये जो कार्बन है इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, ये बड़ी खूबसूरती से अपनी हाइब्रिडाइजेशन चेंज करता है। जब इसको पता चलता है ना, जब इसको पता चलता है कि इसका OH के साथ बॉन्ड क्लोरीन के बॉन्ड से स्ट्रॉन्ग बनेगा और ये मजीद स्टेबल हो जाएगा, तो अब ये कार्बन क्या करेगा? ये अपनी हाइब्रिडाइजेशन को sp3 से sp2 में लाएगा। और स्टूडेंट आप जानते हैं कि जब हाइब्रिडाइजेशन sp2 में आती है तो एंगल 1 और 9.5 की बजाय 120 डिग्री हो जाता है। 120 का मतलब है कि अब ये बॉन्ड दूर दूर हो गए, अब यहां पे रूम क्रिएट हो गया, स्पेस बन गई फॉर द अटैक ऑफ OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल। अब क्या होगा? अब ये आपके पास ट्रांजिशन स्टेट आ गई। अब इस ट्रांजिशन स्टेट में इस कार्बन ने, जो अब sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इसने क्लोरीन के साथ जो बॉन्ड है उसको पार्शियली ब्रेक कर रहा है और OH के साथ बॉन्ड जो है उसकी फॉर्मेशन हो रही है। ये दोनों काम, अब यहां 3 काम हो रहे हैं। 3 काम, नंबर 1 हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो रही है sp3 से sp2, नंबर 2 कार्बन क्लोरीन बॉन्ड की ब्रेकेज हो रही है, नंबर 3 कार्बन OH नेगेटिव बॉन्ड इसकी फॉर्मेशन हो रही है। ये तीनों काम साइमल्टेनियसली होते हैं, एक ही वक्त में होते हैं। तीनों काम एक ही वक्त में होते हैं। अब क्या होगा? अब ये होगा कि ये जो स्टेट है, दिस वन इज कॉल्ड द ट्रांजिशन स्टेट। माय डियर स्टूडेंट, this transition state is highly unstable. This one is just a fleeting stage जिसमें कार्बन क्लोरीन बॉन्ड टूटता है, कार्बन OH, ये हाईली अनस्टेबल है। इसकी एग्जिस्टेंस बहुत कम है। इसकी एग्जिस्टेंस उतनी है जितना मोलेकुलर वाइब्रेशन होती है। जबकि भी कोई मॉलिक्यूल जितने वक्त में एक वाइब्रेशन लेता है और वो टाइम तकरीबन 10⁻⁻12 सेकंड है। 1 सेकंड का अरबवां खरबवां हिस्सा इतने वक्त के लिए यह स्टेट बनती है। इसके बाद क्या होगा? यह कार्बन क्लोरीन बॉन्ड टूटेगा और आपके पास यह प्रोडक्ट बन जाएगा। अब इसमें खास बात आपने देखनी स्टूडेंट, जो आपके पास रिएक्टेंट था ना, जो आपके पास क्लोरोमीथेन था, इसमें कार्बन के साथ यह हाइड्रोजन एटम इस लेफ्ट साइड पे थे, क्लोरीन राइट साइड पे था। लेकिन जब आपके पास ये प्रोडक्ट बना, इसमें ये कार्बन के साथ हाइड्रोजन बिल्कुल दूसरी तरफ चले गए, यानी उलट गए, इन्वर्जन हो गई। स्टूडेंट, ये था मेरे पास मैकेनिज्म। इसमें एक खास बात है, मैं ट्रांजिशन स्टेट की बात करता हूं। माय डियर स्टूडेंट, ये जो आपने रिएक्शन पढ़ा ना, मैं दोबारा इस रिएक्शन की तरफ आता हूं। ये रिएक्शन मेरे पास क्या है? क्लोरोमीथेन प्लस KOH एक्वस और आपके पास ये मेथनॉल बना सार्गेव। अब ये जो रिएक्शन है ना, अगर आप इस रिएक्शन की डेल्टा H वैल्यू देखें, इंथैल्पी चेंज देखें,
तो वो है -75 किलो जॉल पर मोल। अगर आप इसकी फ्री एनर्जी चेन डेल्टा जी नॉट देखें तो वो है -100 किलो जॉल पर मोल। ये दो वैल्यूज हमें क्या बताती है? ये हमें बताती है कि दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये एक्सो है, इसमें हीट रिलीज होती है। अगर आप इसकी ना फ्री एनर्जी डायग्राम देखें स्टूडेंट, फ्री एनर्जी डायग्राम देखेंगे तो आपके पास ये डायग्राम बनी, इसमें ये रिएक्टेंट है और ये आपके पास ऊपर की तरफ ये जो हिल टॉप हम इसे कहते हैं, पहाड़ी नुमा, और इसके बाद ये प्रोडक्ट आपके पास आ गया। माय डियर स्टूडेंट, होता भला क्या है? होता यह है कि इसमें जब ये क्लोरोमीथीन और OH नेगेटिव ये एक दूसरे की तरफ अप्रोच करते हैं, दोनों रिएक्टेंट अप्रोच करते हैं, जैसे अप्रोच करते हैं तो सिस्टम की एनर्जी इंक्रीज करती जाती है और ट्रांजिशन स्टेट पर पहुंचकर जब बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकेज साइमल्टेनियसली हो रही है तो सिस्टम इज एट, सिस्टम से मुराद मेरी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है, सिस्टम अप एनर्जी के लिहाज से पीक पे होता है, हाईली अनस्टेबल होता है। उसके बाद ये कार्बन क्लोरीन बॉन्ड ब्रेक हुआ, कार्बन OH बॉन्ड बना और यूं ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होती है। ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक और भी बात याद रखना, अगर आप इस रिएक्शन के स्टूडेंट के वैल्यू देखें, आई मीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू, के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चैप्टर 8 में फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा है, इसकी के वैल्यू अगर आप देखेंगे तो इसकी के वैल्यू 10⁻15 जो है, ये हमें बता रही है कि इसकी के वैल्यू बहुत ज्यादा है। और अगर के वैल्यू ज्यादा हो तो आप जानते हैं इसका मतलब है कि रिएक्शन इज ऑलमोस्ट कंप्लीट। इसका मतलब है रिएक्टेंट मुकम्मल तौर पर किसमें कन्वर्ट हो गया? प्रोडक्ट। माय डियर स्टूडेंट, ये जो मैंने आपके साथ बातें की है ना, ये मैकेनिज्म पढ़ाते हुए, ये सारी की सारी बातें जितनी भी मैंने की, अब नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में मैं इन्हीं बातों को दोबारा रिवाइज करता जाऊंगा। अब आपने क्या क्या पॉइंट्स लिखने? पहली बात, सिंगल स्टेप रिएक्शन, यानी ये जो आपने रिएक्शन पढ़ा जिसका मैकेनिज्म भी हमने देखा, माय डियर स्टूडेंट, दिस इज अ सिंगल स्टेप। सिंगल स्टेप मैकेनिज्म, सिंगल स्टेप मैकेनिज्म का मतलब क्या हुआ? सिंगल स्टेप मैकेनिज्म का मतलब है देयर इज नो इंटरमीडिएट इन्वॉल्व, इसमें कोई इंटरमीडिएट इन्वॉल्व नहीं है। जब हम SN1 को पढ़ेंगे ना तो हम कहेंगे कि पहले जो रिएक्टेंट है वो कार्बोकैटाइन में कन्वर्ट होता है एंड कार्बोकैटाइन इज एन इंटरमीडिएट इन SN1। लेकिन जो SN2 रिएक्शन है जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, इसमें कोई इंटरमीडिएट इन्वॉल्व नहीं है। माय डियर स्टूडेंट, ट्रांजिशन स्टेट इन्वॉल्व है, ट्रांजिशन, लेकिन कोई इंटरमीडिएट, ट्रांजिशन स्टेट इज नॉट एन इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट क्या है? फ्री रेडिकल, कार्बोकैटाइन, कार्बेनाइन, कार्बीन, दीज आर द इंटरमीडिएट्स। ट्रांजिशन स्टेट इज नॉट एन इंटरमीडिएट। ये तो जस्ट रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हुए एक लम्हा आता है जहां पे मेजर चेंजेस आ रही होती है। तो सिंगल स्टेप मैकेनिज्म, कोई इसमें इंटरमीडिएट इन्वॉल्व नहीं है। दिस वन इज आल्सो कॉल्ड कंसर्टेड रिएक्शन। माय डियर स्टूडेंट्स, कंसर्टेड का मतलब होता है साइमल्टेनियसली, यानी बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड ब्रेकेज, दोनों काम साइमल्टेनियसली होते हैं। सो दिस वन इज द कंसर्टेड रिएक्शन। ये कंसर्टेड का लफ्ज ध्यान में रखना है। as soon as the nucleophile starts attacking the electrophilic carbon of the substrate, जैसे ही ये न्यूक्लियोफाइल सबस्ट्रेट के इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर अटैक के लिए बढ़ता है, द बॉन्ड विद विच लीविंग ग्रुप इज अटैच स्टार्ट, जैसे ही ये इधर बढ़ता है इस पर अटैक के लिए, तो ये वाला बॉन्ड ये ब्रेक होना शुरू हो जाता है और द एक्सटेंट ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन इज इक्वल टू द एक्सटेंट ऑफ बॉन्ड ब्रेकेज, यानी जितने हद तक ये बॉन्ड बनता है उसी हद से ये बॉन्ड खत्म होता जाता है। जैसे हम कहते हैं ना कि जैसे जैसे हमारी जिंदगी की बात कर रहा हूं, जैसे जैसे हमारी जिंदगी आगे बढ़ती है हमारी जिंदगी कम होती जाती है, जैसे जैसे जिंदगी ऊपर, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारी उम्र कम होती जाती है। ये बिल्कुल वैसे जैसे जैसे ये बॉन्ड कार्बन वो बॉन्ड बनता है वैसे वैसे ये बॉन्ड ब्रेक होता है। द एक्सटेंट ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन इज इक्वल टू द एक्सटेंट ऑफ बॉन्ड ब्रेकेज।
स्टूडेंट नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, डायरेक्शन ऑफ अटैक। डायरेक्शन ऑफ अटैक ये जरा देखें, इसको गौर से देखें। मैंने पहले भी आपसे कहा ये मेरे पास ना अल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल है। अब आप इसको देख रहे हैं, दिस इट हैज अ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। अब इस तरफ ये राइट साइड पे, इस तरफ आपके पास ये क्लोरीन कार्बन बॉन्ड है, क्लोरीन हैलोजन एटम इधर है। अब हैलोजन एक न्यूक्लियोफाइल है, अब ये अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है, इसने इस कार्बन पर अटैक करना है। अब ये उधर से अटैक नहीं कर सकता क्योंकि उधर से एक न्यूक्लियोफाइल ऑलरेडी मौजूद है। तो ये जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है, ये जो OH नेगेटिव है, ये किधर से अटैक करेगा? ये लीविंग ग्रुप के एग्जैक्टली अपोजिट साइड से अटैक करेगा, यानी अपोजिट 180 पे ये अटैक, डिग्री पे ये अटैक करेगा। तो मैं क्या कहूंगा, द अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल अटैक्स फ्रॉम द साइड अपोजिट टू द लीविंग ग्रुप। जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है वो लीविंग ग्रुप की बिल्कुल अपोजिट साइड से अटैक करेगा। और ये जो बात है ना, इसके एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस भी है। माय डियर स्टूडेंट, चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन, ये आ गया चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन। मैंने अभी आपसे जिक्र किया, मैंने आपसे क्या जिक्र किया कि आपके पास ये जो क्लोरोमीथेन है, इसमें जो ये कार्बन है, दिस वन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, और इसकी वजह से इसका स्ट्रक्चर जो है वो टेट्राहेड्रल है। लेकिन जब ट्रांजिशन स्टेट में जाता है ना, तो अब ट्रांजिशन स्टेट में ये जो हाइब्रिडाइजेशन है ये sp2 हो जाती है। क्यों ऐसा होता है माय डियर स्टूडेंट? इसके लिए 2-3 बातें। एक तो बात ये है कि जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है ना, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में एंगल यहां पे 109.5 डिग्री का है। लिहाजा ये अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल इट डज नॉट फाइंड एनी रूम टू अटैक ऑन द इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन। ये कहते हैं यहां जगह ही नहीं उसको अटैक करने के लिए। फिर क्या है, कार्बन अपने हाइब्रिडाइजेशन चेंज करता है, sp2 में जाके एंगल कितना होगा, 120 डिग्री। अब ये बॉन्ड दूर दूर हो गए, अब न्यूक्लियोफिलिक अटैक इजी हो गया, इसलिए इसकी हाइब्रिडाइजेशन, यानी हाइब्रिडाइजेशन पहले क्या थी, sp3 किस में, अल्काइल हैलाइड में, कार्बन की। फिर हम किस में चले गए, sp2 में, किसके अंदर, ट्रांजिशन स्टेट में। और अगेन जब प्रोडक्ट बनेगा तो अगेन हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3। तो ये हाइब्रिडाइजेशन में चेंज आती है। मैंने पहले आपसे कहा कि 3 काम साइमल्टेनियसली होते हैं। क्या? नंबर 1, चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन फ्रॉम sp3 to sp2. Number 2, the bond breakage between carbon halogen. Number 3, the bond formation between carbon and nucleophile. ये तीनों काम साइमल्टेनियसली होती हैं इन SN2 मैकेनिज्म। माय डियर स्टूडेंट, ये हमने पढ़ा चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन। अब हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। माय डियर स्टूडेंट, अब हम पढ़ेंगे इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। पहले तो आप इसके ना मीनिंग देखें। इन्वर्जन, ये लफ्ज इन्वर्ट से आया, इन्वर्ट। इन्वर्ट का मतलब होता है उलटना। कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन को हम कहते हैं अरेंजमेंट, तरतीब, अरेंजमेंट, arrangement of atoms around the central atom in a molecule, that is called configuration. अच्छा, inversion of configuration, और एक और भी हम टर्म पढ़ेंगे, that is retention of configuration. retention और retention का लफ्ज किससे है, retain से, retain, और retain का मतलब क्या है, बरकरार रखना। ये हम ना SN1 रिएक्शन उसमें पढ़ेंगे। फिलहाल SN2 में जो टर्म आपको याद होनी चाहिए, that is इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, यानी मॉलिक्यूल में जो एटम्स हैं, जो बॉन्ड्स हैं, उनकी तरतीब का उलट जाना, दैट इज कॉल्ड इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। माय डियर स्टूडेंट, इसको जरा तवज्जो से देखिएगा। ये समझ आपको तब आती है जब आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री का पता है। स्टीरियोकेमिस्ट्री, चूंकि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में जो आपके सिलेबस, उसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री का कोई इतना खास जिक्र नहीं है, बल्कि है ही नहीं। फिर भी मैं आपको इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन समझाने की कोशिश करता हूं। माय डियर स्टूडेंट, ये मेरे पास जो है ना, ये मेरे पास रिएक्टेंट था क्लोरोमीथेन, OH नेगेटिव का अटैक हुआ, आपके पास ये ट्रांजिशन स्टेट बनी, और ये आपके पास प्रोडक्ट बन गया, ये आपके पास मेथनॉल बना। अब अगर आप इस सारे को गौर से देखेंगे ना, तो इसमें ये जो रिएक्टेंट है, इस रिएक्टेंट में हाइड्रोजन लेफ्ट साइड पे, क्लोरीन राइट साइड पे। आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखें ना, इस मॉलिक्यूल की, क्लोरोमीथेन मॉलिक्यूल की। लेकिन जब आप प्रोडक्ट में जाते हैं, जो मिथाइल अल्कोहल है, मेथनॉल है,
इसमें अगर आप इसकी अरेंजमेंट देखेंगे, कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, तो वो उलट गई है। माय डियर स्टूडेंट, ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे मैं कह सकता हूं कि अम्ब्रेला इज इन्वर्टेड इन स्ट्रॉन्ग विंड। बहुत तेज हवा में, आंधी में जो अम्ब्रेला है, जो छतरी है, वो बिल्कुल उलट गई। ऐसा ही यहां पे हुआ। दिस वन इज कॉल्ड इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। और अगर आप ये जो हमारा SN2 रिएक्शन है, इसमें रिएक्टेंट के अगर आप 100 मॉलिक्यूल्स लेते हैं ना, तो जब वो प्रोडक्ट में जाते हैं तो 100 के 100 मॉलिक्यूल्स में ही इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है। यानी आई में से दैट इज देयर इज 100% इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। देयर इज 100% इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, यानी सारे के सारे प्रोडक्ट के जो मॉलिक्यूल्स है उसमें जो कॉन्फ़िगरेशन है वो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल की निस्बत उलट गई है। ये हमारे पास आ गया। माय डियर स्टूडेंट, यहां एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी मच इंपॉर्टेंट, और वो क्या, एक स्टूडेंट मेरे से क्वेश्चन करता है, वो कहता है सर ये आपके पास क्लोरोमीथेन था, इससे आपके पास ये मेथनॉल बना, आप कहते हैं कि इसमें इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हुई, लेकिन यह हमें तो नहीं लग रहा। वो कैसे? अगर आप इस क्लोरोमीथेन का मेथनॉल के मॉलिक्यूल को इस तरह कर दे, उलट दे, ये इस तरतीब में रखे, तो वो बिल्कुल द कॉन्फ़िगरेशन इज जस्ट लाइक दैट ऑफ क्लोरोमीथेन। मैं कहना क्या चाहता हूं? मैं कहना यह चाहता हूं कि जो आपके पास ये एग्जाम्पल में क्लोरोमीथेन से जो मेथनॉल आपने बनाया ना, इसमें इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन डिपिक्ट कहीं पे जाहिर नहीं हो रही, तो फिर जाहिर कहां पे होगी? SN2 में तो देयर इज 100% इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। आपको जरा स्टीरियोकेमिस्ट्री को समझना पड़ेगा। माय डियर स्टूडेंट, मेरे पास ना ये जो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन है ना, अगर आप इसको समझना चाहते हैं ना, तो आप ऐसा मॉलिक्यूल लें जिसमें कायरलिटी सेंटर्स होते हैं। द मॉलिक्यूल्स हैविंग कायरलिटी सेंटर कैन इजीली एक्सप्लेन द इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। वो कैसे? मैं दो एग्जांपल आपके सामने लाता हूं। स्टूडेंट, ये मेरे पास 2-क्लोरोब्यूटेन है। 2-क्लोरोब्यूटेन ये एक सेकेंड्रियल काइलाइड है, 2-क्लोरोब्यूटेन। अब इसमें ये कार्बन जिसके साथ क्लोरीन एटम अटैच है, दिस वन इज कायरल कार्बन। कायरल, फिलहाल आप इतना ही समझे कि ऐसा कार्बन जिसके साथ चारों डिफरेंट ग्रुप्स लगे हों उसको हम कायरल कार्बन कहते हैं। फिलहाल आप ये समझे, इसकी डिटेल फिर आगे कॉम्प्लिकेटेड है, आप इतनी बात को समझे। इसका मतलब है दिस वन इज कायरल कार्बन। क्यों जी? इसके एक तरफ मिथाइल है, एक तरफ क्लोरीन है, एक तरफ इथाइल ग्रुप और एक तरफ हाइड्रोजन, चारों डिफरेंट ग्रुप्स इसके साथ लगे। यानी दिस 2-क्लोरोब्यूटेन, दिस मॉलिक्यूल हैव कायरलिटी सेंटर। अब आप इसका रिएक्शन करवाएं, QH से रिएक्शन करवा दें, आपके पास ये प्रोडक्ट बनेगा। दिस वन इज 2-ब्यूटानोल। माय डियर स्टूडेंट, अब इसमें देखें, जो आपके पास ये था ना रिएक्टेंट था 2-क्लोरोब्यूटेन, इसमें अगर आप देखेंगे तो अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स, अब चारों ग्रुप्स मुख्तलिफ, वो और है। और जो आपके पास ये जो 2-ब्यूटानोल प्रोडक्ट बना, इसमें जाके कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल उलट हो गई। दिस वन इज एन अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ इन्वर्जन। मैं एक और एग्जांपल आपके सामने डिस्कस करूं। माय डियर स्टूडेंट, मेरे पास ये एक साइक्लिक मॉलिक्यूल है। दिस वन इज 1-क्लोरो 3-मिथाइल साइक्लोपेंटेन। दिस वन इज सिज। सिज इसलिए ये दोनों हाइड्रोजन एक तरफ है। दिस वन इज सिज। जब आप इसका ये रिएक्शन करवाते हैं तो आपके पास ये प्रोडक्ट बना। दिस वन इज 3-मिथाइल पेंटानोल। दिस वन इज ट्रांस। दिस वन इज ट्रांस। जब सिस से ट्रांस में गए, इसका मतलब क्या हुआ? देयर इज इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। जब सिस से ट्रांस में गए, देयर इज इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन की बेहतरीन एग्जांपल आपको तब मिलती है जब आप ऐसे मॉलिक्यूल को डिस्कस करें जिसमें कायरलिटी सेंटर्स पाए जाते हैं। और ये जो बहरहाल आपने ये ज़हन में रखना है कि इन SN2 मैकेनिज्म देयर इज 100% इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। प्रोडक्ट में जो कॉन्फ़िगरेशन है वो 100% सारे के सारे प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। माय डियर स्टूडेंट, हम आगे बढ़ते हैं। मोलेकुलरिटी क्या है? मोलेकुलरिटी द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स
taking part in rate determining step. That is called very simple definition of molecularity. कि रेट डिटरमिनिंग स्टेप में रिएक्टेंट के जितने मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होते हैं वो उसकी मोलेकुलरिटी कहलाता है. वेरी सिंपल डेफिनेशन. अब जो हम SN2 रिएक्शन पढ़ रहे हैं, SN2 रिएक्शन, दिस वन इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन. अगर कोई रिएक्शन सिंगल स्टेप है, एक स्टेप पर मुश्तमिल है, तो वही स्टेप उसका क्या कहलाता है? रेट डिटरमिनिंग स्टेप. और उस स्टेप में रिएक्टेंट के जितने मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होंगे दैट इज कॉल्ड मोलेकुलरिटी. चूंकि ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है, सो 2 मॉलिक्यूल्स आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस स्टेप. अगर 2 मॉलिक्यूल इस स्टेप में, जिसे हम रेट डिटरमिनिंग स्टेप कहते हैं, उसमें हिस्सा ले रहे हैं, लिहाजा इस रिएक्शन की मोलेकुलरिटी क्या होगी? 2. और 2 होने की वजह से हम इसे क्या कहते हैं? बाई मोलेकुलर रिएक्शन. बाई का मतलब क्या है? 2. बाई मीन 2, यानी इसकी जो मोलेकुलरिटी है, मोलेकुलरिटी ऑफ दिस रिएक्शन, मोलेकुलरिटी ऑफ दिस रिएक्शन इज 2. और 2 होने की वजह से हम इसे क्या कहते हैं? बाई मोलेकुलर रिएक्शन. स्टूडेंट, ये हम लिखते हैं ना SN2. ये भी मैं आपको बताता चलूं कि बाद स्टूडेंट यूं लिख देते हैं SN2. ये गलत है. N इज कैपिटल, लेकिन ये सबस्क्रिप्ट में है, तो आप इस तरह लिखेंगे. तो S फॉर सब्स्टिट्यूशन, N फॉर न्यूक्लियोफिलिक. तो SN क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. और 2 क्या है? 2 इज द मोलेकुलरिटी. 2 बताता है कि दिस वन इज बाई मोलेकुलर रिएक्शन. स्टूडेंट, हम आगे बढ़ते हैं. रिएक्शन काइनेटिक्स. रिएक्शन काइनेटिक्स का मतलब होता है स्टूडेंट रेट ऑफ रिएक्शन. रिएक्शन काइनेटिक्स मीन रेट ऑफ रिएक्शन. मैं ना कुछ डाटा आपके साथ शेयर करता हूं. स्टूडेंट, मैं रिएक्शन करवाता हूं. मेरे पास क्लोरोमीथेन है, इसका मैं बेस के साथ OH नेगेटिव के साथ रिएक्शन. दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट एट 60 डिग्री सेंटीग्रेड. वाटर H2O भी मैंने लिखा, यानी एक्वस बेस लेते हैं और आपके पास ये मेथनॉल बना. आप इस रिएक्शन का रेट जानना चाहते हैं, काइनेटिक स्टडी करना चाहते हैं. तो साझा है, जब रेट ऑफ रिएक्शन आप डिस्कस करते हैं ना, तो उसमें आपको या तो डिसअपीयरिंग ऑफ रिएक्टेंट विद द पैसेज ऑफ टाइम या फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट विद द पैसेज ऑफ टाइम, इन दोनों में से किसी एक चीज को कैलकुलेट करना पड़ता है. मैं ना रिएक्टेंट के लिहाज से बात करता हूं. स्टूडेंट, मैं ना आपके साथ ये टेबल शेयर कर रहा हूं. मैं 4 डिफरेंट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करता हूं और उन एक्सपेरिमेंट में मैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का रेट ऑफ रिएक्शन के साथ क्या ताल्लुक है, या चेंज इन कंसंट्रेशन से रेट ऑफ रिएक्शन कैसे इफेक्ट होता है, ये आपके साथ शेयर करना चाहता हूं. पहला, ये मेरे पास जो एक्सपेरिमेंट 1 है, इसमें मेरे पास ये क्लोरोमीथेन है. इसकी कंसंट्रेशन मैंने 0.001 मोल पर डीएम क्यूब, कंसंट्रेशन मोल पर डीएम क्यूब. और मेरे पास ये जो OH नेगेटिव है, जो न्यूक्लियोफाइल है, इसको मैंने 1.0 मोल पर डीएम क्यूब दिया. आप इसका रेट ऑफ रिएक्शन देख लें. ये एक्सपेरिमेंट नंबर 1 था. अब आप काम क्या करें? आप दूसरा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें. आप ना OH नेगेटिव उसकी कंसंट्रेशन को चेंज ना करें, वो 1 है तो 1 ही रखें. आप ना क्लोरोमीथेन की कंसंट्रेशन डबल कर दे, 0.001 से अब 0.002 कर दे. कंसंट्रेशन है क्लोरोमीथेन की डबल की by keeping the concentration of OH negative constant. What will be the effect on the rate of reaction? Rate of reaction doubles. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप क्लोरोमीथेन, जो कि एक अल्काइल हैलाइड है, जो कि सबस्ट्रेट है, अगर आप इसकी कंसंट्रेशन डबल करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है. एक्सपेरिमेंट नंबर 3 पे जाए. आप ना क्लोरोमीथेन की कंसंट्रेशन वही लें जो आपने एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में ली है, यानी 0.001 लें. अब आप क्या करें? अब आप OH नेगेटिव उसकी कंसंट्रेशन जो एक्सपेरिमेंट 1 थी उससे डबल कर दे. रेट ऑफ रिएक्शन को देखें, वो भी डबल हो गया. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि क्लोरोमीथेन की तरह OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन डबल करने से भी रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो गया. एक और एक्सपेरिमेंट कर लो, मजीद वेरीफाई अपने रिजल्ट कर लो. एक्सपेरिमेंट नंबर 4. आप ना दोनों रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, आप जो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में थी उससे दोनों की कंसंट्रेशन डबल कर दो, रेट ऑफ रिएक्शन 4 गुना बढ़ गया. ये सारी बातें हमें क्या बता रही? ये हमें बता रही हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू concentration of CH3Cl chloromethane and OH negative. Student, this one is substrate, this one is nucleophile. और अगर आप rate that is equal to
K concentration of CH3Cl and concentration of OH negative. ये जो मैंने लिखा ना स्टूडेंट, दिस वन इज कॉल्ड रेट इक्वेशन. हम इसे रेट इक्वेशन कहते हैं. दिस वन इज कॉल्ड रेट इक्वेशन. इतनी जो मैंने बातें आपके साथ की है ना, ये स्टडी ऑफ रिएक्शन काइनेटिक्स उससे हमारे पास आती है. अब हम इसी रेट इक्वेशन को बुनियाद बनाकर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं. माय डियर स्टूडेंट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में रेट दैट इज कॉल्ड टू, मैं दोबारा वही यही वाली इक्वेशन दोबारा लिख रहा हूं, के कंसंट्रेशन ऑफ, अब इसके बजाय मैं यहां पे अल्काइल हैलाइड लिख देता हूं, अल्काइल हैलाइड. हमने क्या कहा था कि जितने गुना इसकी कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे उतने गुना रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, लिहाजा इसका एक्सपोनेंट क्या आ गया 1. ये चैप्टर नंबर 11 फर्स्ट ईयर वहां की बातें हैं. और इसी तरह ये आपके पास क्या है, OH. OH नेगेटिव लिख लो, या ये न्यूक्लियोफाइल, इसकी भी जितने गुना कंसंट्रेशन बढ़ाएं उतने गुना रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है. इसके ऊपर भी हमने बात की. अब जरा गौर से देखना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. ये जो आपने SN2 रिएक्शन स्टडी कर रहे हैं, अब ये जो SN2 रिएक्शन है ये अल्काइल हैलाइड के लिहाज से फर्स्ट ऑर्डर है, न्यूक्लियोफाइल के लिहाज से फर्स्ट ऑर्डर है, लेकिन इन दोनों के लिहाज से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सुनना, मैंने क्या कहा, मैंने कहा अल्काइल हैलाइड के लिहाज से ये फर्स्ट ऑर्डर है, मैंने कहा न्यूक्लियोफाइल के लिहाज से फर्स्ट ऑर्डर है, लेकिन ओवरऑल अगर आप इस रिएक्शन को देखेंगे तो ओवरऑल ये रिएक्शन क्या हुआ, सेकंड ऑर्डर. तो SN2 रिएक्शन इज सेकंड ऑर्डर रिएक्शन. बाज लोग कहते हैं, जो गलत कहते हैं, वो कहते हैं ये जो 2 है ना ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को जाहिर करता है. मैं कहता हूं नहीं, ये 2 जो है ना इट रिप्रेजेंट्स द मोलेकुलरिटी, ये मोलेकुलरिटी को बताता है. ये मैं क्लियर आपको बता रहा हूं. नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड, प्राइमरी अल्काइल, सेकेंडरी अल्काइल, टर्शियरी अल्काइल. कौन से अल्काइल हैलाइड SN2 रिएक्शन देते हैं? स्टूडेंट मैं आपके सामने लिख देता हूं. ये जो ट्रेंड है, ऑर्डर है, मिथाइल ग्रेटर देन प्राइमरी 1 नॉट अल्काइल हैलाइड greater than secondary 2 not alkyl halides, much greater than tertiary alkyl halides. मैं बल्कि यूं कहूंगा कि tertiary alkyl halide are unreactive. तो SN2 रिएक्शन ये ज्यादातर कौन देते हैं, मिथाइल या प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, ये इसको देते हैं. ये जो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है इसमें कुछ SN1 देते हैं, कुछ SN2 देते हैं. माय डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय मोलेकुलर रिएक्शन उसको बड़ी डिटेल से डिस्कस किया. एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक. मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर अपना फजल फरमाए, अल्लाह ताला आप पर अपना करम फरमाए. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह.